हेलो दोस्तों, आपका इम्प्रूव लर्निंग चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अब तक हम संविधान से रिलेटेड 3 वीडियोस को आप तक पहुंचा चुके हैं और आपने उन वीडियोस को काफ़ी लाइक किया। उम्मीद है कि ये जो चौथी वीडियो है ये भी आप लोगों को पसंद आएगी। पिछले वीडियोस में हमने संविधान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों और संविधान के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा की। चलिए अब भाग 4 में उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ नए क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक बात और, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का कि 42वें संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 51A। मतलब 42वें संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया है। ठीक है। अब पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि जो मौलिक कर्तव्य हैं वो किस देश से लिए गए हैं। तो आपको अगर याद है तो बता दूं कि मौलिक कर्तव्य जो है वो रसिया से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 108 में संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश संबंधी शक्तियां किस अनुच्छेद में वर्णित हैं। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 123। अब ये सब जो है अध्यादेश, तो अध्यादेश क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कि हमें पता है कि जितने भी कानून बनते हैं या कानून में संशोधन होता है वो सारा कार्य संसद का होता है। लेकिन अगर किसी कारणवश संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति जो कानून बनाता है उसे ही क्या कहते हैं, हमें अध्यादेश कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये अध्यादेश समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होंगी, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो इसका उल्लेख है अनुच्छेद 248 में। वित्त आयोग के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो उसका आंसर है अनुच्छेद 280। वित्त आयोग के गठन का उल्लेख अनुच्छेद 280 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है। तो धन विधेयक की परिभाषा जिस अनुच्छेद से संबंधित है वो है अनुच्छेद 110। लेकिन हमें पहले ये भी जानना जरूरी है कि ये सब जो आया धन विधेयक ये क्या है। तो दोस्तों, धन विधेयक वह विधेयक होता है जिसमें करों से संबंधित छूट, परिवर्तन अथवा विनिमय का प्रावधान हो। एक साधारण विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी संसद में पारित हो सकता है, लेकिन जो धन विधेयक होता है वो केवल लोकसभा में पारित होता है। तो आप बस इतना जान लो कि जो धन विधेयक होता है उसमें करों से संबंधित छूट, परिवर्तन अथवा विनिमय का प्रावधान होता है और वो केवल और केवल बस लोकसभा में पारित हो सकता है। ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये धन विधेयक के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के लोकसभा भंग करने की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो इसका आंसर है हमारा अनुच्छेद 85 में। मतलब कि अनुच्छेद 85 में बताया गया है कि राष्ट्रपति किन वजहों से लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो इसका आंसर है उपराष्ट्रपति पद का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 63 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की शक्तियां एवं उसके कार्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो उसके कार्यों का वर्णन और उसकी शक्तियों की जानकारी अनुच्छेद 324 में है। ठीक है। आपको बता दूं कि वर्तमान में जो हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनका नाम है सुनील अरोरा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि संसद को
संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद से मिला है? तो अनुच्छेद 368 जो है वो संसद को संविधान संशोधन का अधिकार देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि संविधान के किस भाग में बताया गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो दोस्तों, अनुच्छेद 343 से लेके अनुच्छेद 351 तक ये बताया गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि जो अनुच्छेद 352 है वह किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। देखिए, आपको हम अभी ये 3 अनुच्छेद ये पढ़ाएंगे जो किसी न किसी तरह से इमरजेंसी से संबंधित है। तो पहला हमारा नेशनल इमरजेंसी है, राष्ट्रीय आपात। अब ये क्यों लगता है इसके बारे में चलिए देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा तब होती है जब युद्ध हो या बाहरी आक्रमण हो अथवा सशस्त्र विद्रोह हो। इसकी घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर करता है और यह घोषणा संपूर्ण भारत पे भी हो सकती है अथवा किसी भी भारत के किसी भाग में की जा सकती है। इस स्थिति में राज्य सरकार निलंबित नहीं होती है, लेकिन वह संघ की कार्यपालिका के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती है। मतलब कि राज्य सरकार निलंबित नहीं होती, वो अपना काम करती है, लेकिन किसके अंडर में? संघ की जो कार्यपालिका है उसके अंडर में काम करती है। ठीक है, तो आई होप आपको राष्ट्रीय आपातकाल समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? तो ये है राष्ट्रपति शासन से संबंधित। अब राष्ट्रपति शासन क्या है? तो आप लोग देखे होंगे कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। वो कब लगाया जाता है उसको आपको बताता हूँ मैं। तो कह रहा है कि किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो जाए, ठीक है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है। ठीक है, इस स्थिति में संघ न्यायिक कार्य को छोड़कर प्रशासन की सारी जिम्मेदारी राष्ट्रपति अपने हाथ में ले लेता है। ठीक है, और आपको ये भी बात बता दूं कि इसकी जो अवधि होती है वह 2 माह की होती है। मैक्सिमम एक बार में 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन किसी भी प्रदेश में लगाया जा सकता है। ठीक है, वो भी 6 महीने का तब लगाया जा सकता है अगर संसद की अनुमति मिल जाए तो, नहीं तो 2 महीने का ही होता है राष्ट्रपति शासन। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को राष्ट्रपति शासन भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 360 वो वित्तीय आपात से संबंधित है। किससे संबंधित है? वित्तीय आपात से संबंधित है। अब वित्तीय आपात क्या होता है? तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति तब करता है जब उसे यह यकीन हो जाए कि देश की अर्थव्यवस्था खतरे में है या ऐसी कोई स्थिति विद्यमान है जिससे देश की अर्थव्यवस्था के स्थायित्व को क्या है? खतरा है। यह घोषणा 2 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखना होता है और उस संसद में उसकी स्वीकृति भी प्राप्त करनी होती है। ठीक है, तो जो वित्तीय आपातकाल है ये 2 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों में रखना होता है, उसकी स्वीकृति प्राप्त करनी होती है। अब तक हमारे देश में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। अब अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत की नागरिकता जो है वो किन किन विधियों से प्राप्त की जा सकती है? तो पहला हमारा इसका आंसर है कि जन्म से, अगर आप भारत में पैदा हुए हैं तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अगला है वंश परंपरा द्वारा। ठीक है, चाचा नाना काका मामा जो भी हैं आपकी वंश के द्वारा। अगला है कि भारत सरकार के देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करके। ठीक है, चौथा है हमारा पंजीकरण द्वारा नागरिकता, जो विदेशी लोग, जो बाहर से लोग आते हैं पंजीकरण करवाते हैं, नागरिकता प्राप्त करते हैं। और 5वां जो है ये है कि यदि किसी नए भूभाग को
भारत में शामिल किया जाता है तो उस भूभाग में रहने वाले समस्त लोग भारत के बाय डिफ़ॉल्ट नागरिक हो ही जाते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक भारत के नागरिक हो जाएंगे वो, अगर किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है। तो ये 5 तरीका है जिससे भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। ठीक है, मैं आपको मौलिक अधिकारों के बारे में बता देता हूँ, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मौलिक अधिकार। ठीक है, तो मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और इसका वर्णन संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है। ठीक है, इसलिए संविधान के भाग 3 को, ये देखिएगा आप क्या लिखा है, संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र भी कहा जाता है, और इसे ही मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। तो जो संविधान का भाग 3 है वो आप देखिए कितना इम्पॉर्टेंट है, कि जो मूल अधिकार हैं वो संविधान के भाग 3 में ही हैं। इसीलिए संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है, और इसे ही भारत के मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। तो आपको बताऊं कि स्टार्टिंग में जो मूल अधिकार थे उनकी संख्या 7 थी, मतलब मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था उसे मौलिक अधिकार से हटाकर 301 के तहत कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया। ठीक है, मतलब जो संपत्ति का अधिकार था वो हमारा कानूनी अधिकार बन गया मौलिक अधिकार की जगह से हटकर। ठीक है, तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं हमारे पास। पहला क्या है? समानता का अधिकार, जो है अनुच्छेद 14 से 18 तक। इसको मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा नंबर, ये अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक इसके बारे में वर्णन है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद 23 से 24 तक है। चौथा हमारा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह अनुच्छेद 25 से 28 तक है। छठा हमारा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 से 30 तक है। ठीक है, और पांचवा हमारा जो था वो था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में है। इस अधिकार को ही भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि ये संविधान की आत्मा है, मतलब संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा बोला है। ठीक है, तो ये 6 हमारे जो है वो मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 थे, आपको मैंने बताया कि 44वें संविधान संशोधन 1978 में एक मौलिक अधिकार को कम कर दिया गया, जो कि था संपत्ति का अधिकार। बचे हमारे 6 मौलिक अधिकार। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये मौलिक अधिकार सब समझ में आ गए होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार हो गए, अब आते हैं मौलिक कर्तव्य पे। तो जो हमारा मौलिक कर्तव्य है ये रूस के संविधान से लिया गया है, जिसे सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में क्या किया गया था? जोड़ा गया था। ठीक है, और इसे अनुच्छेद 15A में रखा गया। वैसे मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ठीक है, तो हमें 2 चीज़ें याद रखनी है कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं और इनकी कुल संख्या कितनी है। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं हमारे रूस से और इनकी कुल संख्या है 11। चलिए आगे देखते हैं कि नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं। तो नीति निर्देशक तत्व, इसको आपको बता दूं कि ये हमारा नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड से लिया गया है। राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में जो बातें हैं वो भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं इन्हें संविधान लागू नहीं कर सकता है, अर्थात ये वैधानिक शक्ति इन्हें प्राप्त नहीं है। ठीक है, वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है,
और यह सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है। इसके क्या क्या इसमें चीज़ें हैं उसको बता रहा हूँ कि यह सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है, समाज की भलाई के लिए यह है। इसके अंतर्गत ही ग्राम पंचायतों का संगठन किया गया। ठीक है, इसमें धन के समान विवरण, कामगारों के लिए जो मजदूरी है उसके बारे में भी बताया गया है। इसमें कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने की बात की गई है। कृषि एवं पशुपालन का संगठन की बात की गई है। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण करने की भी बात की गई है। ठीक है, और जो इसमें कुछ बातें हैं वो है प्राइमरी स्तर पर जो शिक्षा है उसे मातृभाषा में देना है, ये भी नीति निर्देशक तत्वों में बताया गया है। हिंदी को प्रोत्साहन दिया गया है। सभी नागरिकों को एक समान कानून, ये भी नीति निर्देशक तत्वों में बताया गया है। और राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण हो, ये भी नीति निर्देशक तत्व में बताया गया है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो उतनी ही पसंद आएगी जितना कि मेरी पिछली वीडियो आई थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।